हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ का ये पहला वीडियो है जो क्लास 9th के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आज हम लोग संख्या पद्धति का ये पहला वीडियो है। इसमें टोटली हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, बेसिक चीज़ें जानेंगे जो संख्या पद्धति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट आपको मैथ का जो बनाया जाएगा, तो क्लास 9th का प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़िए। ठीक है, जैसे पहला वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखते जाइए और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आज हम संख्या पद्धति के बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों को जानेंगे, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली पर आकर और हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये सभी संख्या पद्धति ये सभी बोर्ड के लिए है। ठीक है, सभी बोर्डों के लिए है। ठीक है, परंतु हाँ, क्लास 9th के लिए है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे संख्या पद्धति क्लास 9th में हो, 10th में हो या किसी भी क्लास का हो। ठीक है, परंतु संख्या पद्धति तो संख्या पद्धति ही रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा वही इन्फॉर्मेशन 9 में दिया जाएगा, वही तो 10 में भी दिया जाएगा संख्या पद्धति के बारे में। तो आप इसे देख सकते हैं, अगर 10 के हैं, 11th के हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 का जो होगा एक्सरसाइज 1 का हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इसके टोटली बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिक जानकारियाँ देखेंगे, बेसिक कुछ बातें जानेंगे। तो सबसे पहले आती है संख्या पद्धति। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है। संख्या पद्धति में हमें सबसे पहली बात जानना होता है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो इस बात को याद रखेंगे, जीरो। ठीक है, जीरो तथा धनात्मक संख्या। ठीक है, जीरो तथा धनात्मक संख्या। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ये सभी क्या है, -2, -3, -4, -5, ये सभी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है पूर्णांक संख्या हम किसे कहेंगे जिसमें क्या होगा, शून्य हो। ठीक है, शून्य। धनात्मक संख्या ये सभी क्या है, ये सभी धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है। ये क्या है, शून्य है। और ये सभी क्या है, ये सभी ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो यही इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं का समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन क्या कहेंगे कि शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जीरो से इधर जाएगा तो टोटल क्या हो गए, धनात्मक संख्याएं होंगी अनंत तक, इधर क्या होंगे, ऋणात्मक संख्या होंगी, जैसे -1, -2, -3, और ये सभी अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी का समूह जो होगा वही क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफिनेशन ये लिखेंगे, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या तथा सभी संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, सॉरी, पूर्णांक संख्या कहते
हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कोई पूछ दे आपसे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से पूर्णांक संख्या आपको समझ में आया होगा। और डिफिनेशन याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी पूर्णांक संख्या आपसे पूछ दे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको डिफिनेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरा हमको जानना है कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए धन पूर्णांक किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो धन पूर्णांकों के एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, तो धन पूर्णांक किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसके आगे क्या है, इसके आगे प्लस क्या है, प्लस चिन्ह है। ठीक है, धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। तो हम इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होंगी उसे हम धन पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो धन पूर्णांकों का डिफिनेशन क्या कहेंगे, तो कहेंगे एक से लेकर अनंत संख्याओं को, एक से लेकर अनंत संख्याओं को हम क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लेते हैं, एक से लेकर अनंत, ये क्या है, इन्फिनाइट का चिन्ह है। ठीक है, अनंत का चिन्ह है, तो लिखेंगे अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं समूह को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका डिफिनेशन, धन पूर्णांक कोई पूछ दे आपसे कैसे धन पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक, तो क्या कहेंगे, एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। मतलब एक से लेकर अनंत तक के बीच की सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसका मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको बेसिक जानकारियों की जरूरत है। ठीक है, तभी एक्सरसाइज को अच्छे से कर। संख्या किसे कहते हैं, तीसरा हम लोग का होगा पूर्ण संख्या। ठीक है, कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। तो कोई आपसे पूछ दे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखेंगे एग्जाम्पल से पहले समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। तो याद रखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा जीरो से लेकर, ठीक है, शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से लेकर 1 2 3, मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। परंतु याद रखेंगे धनात्मक, जीरो से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं के बीच जो होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक संख्या होंगे। ठीक है, याद रखेंगे जीरो के बीच में, जीरो अनंत के बीच में क्या होंगे, धनात्मक संख्या होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, डिफिनीशन इसका यही लिखेंगे कि शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याओं से लेकर अनंत
तक की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पूर्ण संख्या का डिफिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको डिफिनेशन ये याद नहीं होता है तो सिंपल वे में हम पूर्ण संख्या का डिफिनेशन कह सकते हैं कि 0 से अनंत तक के बीच की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब डिफिनेशन क्या कहेंगे, 0 से लेकर अनंत तक की बीच की सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन आप ये याद रखिए या आप कह दीजिए सीधे से सिंपल से वे में कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ में आया होगा पूर्ण संख्या। अब हमको चौथा पॉइंट होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए ये चैप्टर के लिए आपको इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, ये पता नहीं होगा तो चैप्टर हमें जो होगा एक्सरसाइज करने में हमें बहुत दिक्कत आएंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे। ठीक है, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, P/Q का मतलब 3/2। ठीक है, 5/2 मतलब ऊपर कोई अलग संख्या होगा, नीचे अलग संख्या होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, P/Q के रूप में लिखी जा रही होंगी, तो वही क्या होंगे, वही क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, परंतु एक कंडीशन होता है, जो Q होता है यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन होता है, मतलब Q जो होगा वो 0 के बराबर या इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसका कंडीशन होता है, मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि 5/0। ठीक है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कोई पूछ दे कि 5/0 क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन यही कहता है कि जो यहाँ पे Q है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बताया जा रहा है Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या कहेंगे, तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। इसको पहले मिटा दो। डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या को डिफिनेशन ये लिखेंगे, वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कोई पूछते क्या कहेंगे, वे संख्याएं। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परंतु कंडीशन क्या होता है, याद रखें कंडीशन होता है कि जहां Q 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, मतलब क्या हो, जो Q हो वो 0 मतलब 0 के बराबर ना हो, या हम इसे कह सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तभी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, जो परिमेय संख्या होगा, जैसे मतलब जो Q है, यहाँ पे Q की जगह पर अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप देंगे, जैसे √3 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। 1/√3 ये भी परिमेय संख्या है। आपसे कोई कह दे 2/,
5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है ये सभी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे ये सभी तो ठीक है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, P बटे Q के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु ये कैसे परिमेय संख्या है, √3 कैसे परिमेय संख्या है? तो ये बताइए, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है, तो इसके बटे में भी क्या आता है, रहता है, 1 रहता है, परंतु लिखते नहीं है, क्योंकि हम 1 से 1 का भाग दें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। जैसे 2 है, 2 में 1 का भाग दे दें तो 2 से 1 दूने 2, मतलब आंसर तो 2 ही आएगा ना। तो इसका मतलब हमें पता होता है कि किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, भाग में 1 होता है, ठीक है, परंतु हम लिखते नहीं है। इसी प्रकार इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा ही होगा, ठीक है। तो रूट में जो 3 है, इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये P बटे Q के रूप में है, ठीक है। ये भी क्या है, P बटे Q के रूप में है, ठीक है। जहाँ P की जगह पर √3 है और Q की जगह पर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। आपसे कोई पूछ दे कि दो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे, बताइए, 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि 2 अगर लिखा गया है तो 2 के नीचे क्या है, 1 है, और ये क्या है, ये P बटे Q के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, P बटे Q के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से परिमेय संख्या समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताएंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं अब अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आप डिफिनेशन याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपका परिभाषा कोई भी पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफिनेशन आप बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो आप समझाने नहीं लगेंगे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। डिफिनेशन बताएंगे तो वो बुद्धिमान होंगे, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भैया इसको पता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसको पहले हम समझ जाते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। याद रखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम, सॉरी ये क्या लिखा गया भाई, जिसे हम P बटे Q के रूप में न लिख सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में हम न लिख सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। डिफिनीशन क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे हम P बटे Q के रूप में न लिख सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखेंगे पाई, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसे पढ़ते हैं पाई, ठीक है, पाई, ठीक है। ये क्या होता है, पाई एक क्या है, कोई पूछ दे कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से ये आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो और आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा, जो एक्सरसाइज है जो मैथ का, उसको जो 9th का एक्सरसाइज है वो आपको
पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आपको मिलता रहेगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना हो या कुछ भी मैथ पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए। जाकर चैनल में जाइए हमारे चैनल पे और उसके प्लेलिस्ट को निकालिए, देखिए प्लेलिस्ट में सब बनाया गया है, ठीक है। चैप्टर वाइज नाम दे देकर बनाया गया है और उसको आप पढ़िए, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चैप्टर का नाम है, जैसे जो केमिस्ट्री है उसमें जो होता है परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो क्लास 9 का परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है, तो आप डालिए परमाणु संरचना और चैनल का नाम लिखिए और प्लेलिस्ट लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या आपको प्लेलिस्ट पता नहीं होगा, प्लेलिस्ट कहते किसे हैं, तो यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पे आप सर्च मारिए कि प्लेलिस्ट कैसे जाएँ या प्लेलिस्ट को कैसे हम खोजें किसी भी चैनल पर, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के बारे में आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी, यूट्यूब पर हर एक चीज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सभी बातों को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो बताइए। सम संख्या तो आपको पता ही होगा, बहुत ही छोटे क्लास में ही बताया जाता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसे संख्या याद रखेंगे, सम संख्या का तो एग्जाम्पल भी तो पता होगा कम से कम, नहीं अगर डेफिनेशन नहीं पता हो तो एग्जाम्पल पता होगा। तो सम संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है, आदि, ठीक है, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, तो याद रखेंगे वे संख्याएं, डिफिनेशन यही कहेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। विभाजित का तो पता होगा मीनिंग, ठीक है। विभाजित का मतलब क्या होता है, मतलब 2 से भाग देने पर उस संख्या में, जब 2 से उस संख्या में भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने सम संख्या का एग्जांपल लिखा है, चलिए देखते हैं 2 से सब विभाजित होते हैं कि नहीं। तो ये बताइए, जो 2 संख्या हैं इसमें हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा गया है वे संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम में 2, तो बताइए ये 2 से 2 बार में कट गया कि नहीं, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, ठीक है। जैसे 4 है, 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो 2 बार में ये कट गया, ठीक है। जैसे 6 है तो इसको 2 से भाग देंगे, 2 3 6, ठीक है, 3 बार में। ऐसे इसको करेंगे तो 4 बार में, इसको 5 बार में। मतलब ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। एक भी दशमलव में आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे दशमलव का मतलब ये, मतलब 11 अगर 2 होता तो इसको हम भाग देते हैं तो 2 5 10 और 2 5 10 और 2 5 10, मतलब 5.5 आता है इसका आंसर, ठीक है। तो 2 से अगर 11 में भाग देंगे तो 5.5 आएगा। तो ये बताइए, ये तो दशमलव में आ रहा है, परंतु ये सभी क्या आ रहे हैं, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहे हैं। ये तो विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब देखिए, ये पूर्ण संख्या में विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। एक क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 3, ये सभी पूर्ण संख्या है, ठीक है। परंतु ये क्या 5.5 ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यही जो पूर्ण संख्याओं में विभाजित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सम संख्या के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब डिफिनेशन याद रखिए, ठीक है। डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिफिनेशन आपको लिखवाया जा रहा है, नहीं तो हम बता भी देते ऐसे ही, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, परंतु डिफिनेशन लिखवाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप डिफिनेशन को याद रखिए, ठीक है। डिफिनेशन को आप कॉपी किताब में नोट, कॉपी में क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा अगला होगा
विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो ये आपको पता ही होगा विषम संख्याएं किसे कहती हैं। मतलब वे संख्याएं, सिंपल सी इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। मतलब वैसी संख्या है जिसमें हम 2 से भाग तो देंगे परंतु वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, विषम संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने 2 में 2 का भाग दिया था तो ये क्या हो जा रहा था, 1 आ रहा था, तो ये पूर्ण रूप से तो विभाजित हो जा रहे थे, इसलिए हम इसको 2 क्या है, एक सम संख्या है। परंतु हमने अभी बताया कि 11 में अगर 2 से हम भाग दे रहे हैं तो इसका क्या आ रहा है, 5.5 आ रहा है। तो देखिए ये दशमलव में आ रहा है ना, तो ये पूर्ण रूप से तो विभाजित नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही जो 11 है, ऐसे ही संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जिसको 2 से भाग देने पर दशमलव में आंसर आए उसे ही हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो बताइए ऐसे विषम संख्या कितने हो जाएंगे, तो याद रखेंगे, बताइए विषम संख्या। तो याद रखेंगे विषम संख्या को हम बता सकते हैं, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13, 15, ऐसे ही। ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो उम्मीद है विषम संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हम संवरक का नियम। ठीक है, संवरक का नियम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे संवरक का नियम। ठीक है, संवरक का नियम क्या कहलाता है, तो इसे हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, संवरक का नियम देखेंगे, सॉरी संवरक, चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा संवरक। देखिए कोई आपसे पूछ सकता है कि संवरक का नियम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि संवरक का नियम क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे संवरक का नियम यही कहता है। ठीक है, पहले आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, डिफिनेशन लिखवाऊंगा। संवरक का नियम यही कहता है कि कोई भी धन संख्या है या ऋण संख्या, कोई भी संख्या है, ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए संवरक का नियम यही कहता है कि किसी धन पूर्णांक को, ठीक है, धन पूर्णांक मतलब 3 भी हो सकता है, ठीक है, 5, 4, ये सभी क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। तो ठीक है, तो ये कहता है संवरक का नियम कि किसी धन पूर्णांकों को जोड़ने पर, ठीक है, कोई भी जो धन पूर्णांक है इसे जोड़ेंगे तो योगफल जो आएगा वो सदैव धनात्मक आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, मतलब अगर धन को जोड़ेंगे तो जो योगफल उसका आएगा वो भी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। मतलब कहने का मतलब है अगर 3, 5 और 4, ठीक है, ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या है, और इसको हम जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 8, 4 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, तो ये 12 जो होगा ये भी क्या होगा, ये भी धनात्मक संख्या होगा। तो बताइए सही बात है कि नहीं, धनात्मक संख्या है कि नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो धनात्मक संख्या आ रही है कि नहीं। तो यही संवरक का नियम है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, डिफिनेशन में यही कहेंगे। डिफिनेशन आपको कोई पूछ दे संवरक का नियम किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3, 4, 5, 6, 8 कितने भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है जब 2 या 2 से अधिक, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, चलिए मिटा दे रहा हूं। जब 2 या 2 से अधिक क्या होता है, धनात्मक संख्याओं का योग
योग क्या होता है, योग क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, तो यही याद रखेंगे। संवर्ग का नियम क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का योग क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। मतलब दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं को जब योग किया जाएगा, उसे जोड़ा जाएगा, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो सही बात है भाई, ऐसा ही होता है। मान लीजिए 3 है, 5 है और 8 है। ठीक है, इसको हम जोड़ा जाता है तो ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या है। 3 भी धनात्मक है, 5 भी धनात्मक है, 8 भी धनात्मक है। तो ये सभी धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 5 8 8 16। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। तो ये 16 बताइए कौन सी संख्या है, क्या ये ऋणात्मक संख्या है, तो नहीं, ये भी क्या है, धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ये सही बात है भाई, धनात्मक संख्या है कि नहीं, ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है धनात्मक संख्या। तो यही होता है आपका संवरक का नियम। ठीक है, संवरक का नियम यही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा संवरक का नियम। ठीक है, तो आगे हम चलिए देखते हैं, और 2 टॉपिक है, उसको देखकर उसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, परंतु हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही आवश्यक है ये। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए और आगे आपको पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि छोटी छोटी अगर हमारी अच्छी नहीं हो गई तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है नींव को मजबूत रखिए, तभी तो घर अच्छा से बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय का नियम क्या होता है उसे हम देखते हैं। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, तो याद रखेंगे क्रम विनिमय का नियम, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि क्रम विनिमय ठीक है, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है। कोई भी आपसे पूछ देता है कि क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ये बताइए आपसे, तो आप बताएंगे कभी भी क्रम विनिमय का नियम यही कहा जाता है, यही कहता है। याद रखेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, क्रम विनिमय का नियम यही कहता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, इन संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आता है, 4 3 7 आता है। ठीक है, तो क्रम विनिमय का नियम कहता है इस तरह जोड़े, 3 और 4 को जोड़े तो 7 आता है, परंतु अगर हम 4 और 3 को जोड़े तो ये भी क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये मतलब 3 4 को जोड़े, ठीक है, इधर 3 को कर लें, पहले 3 को और बाद में 4 को करें तब भी 7 आएगा, और 4 को पहले कर लें बाद में 3 को करें तब भी 7 ही आएगा। मतलब संख्या जो है, ये संख्या है, इनके जो ये संख्या है, इनकी क्रम को बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब योगफल सदैव सामान्य आते हैं। मतलब इनके स्थान को हम बदल देंगे, इसको इधर कर देंगे, तब भी योगफल जो आएगा, योगफल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, योगफल क्या होंगे, सामान्य होंगे। तो यही क्रम विनिमय का नियम कहता है कि सदैव योगफल क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, डिफिनेशन ये लिखेंगे, यदि दो संख्याओं के क्रम को बदलने पर उसका योग फल समान आता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम
कहते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम मतलब यदि दो संख्याओं के क्रम को बदलने पर भी उसका योग जो होगा वो सामान्य आता है, मतलब सामान्य आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम कहेंगे। तो याद रखेंगे, क्रम विनिमय नियम कोई पूछ दे क्या कहेंगे, तो एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे। 3 4 को जोड़े तभी 7 आएगा, पर और 4 को पहले ले आते हैं, 3 को बाद में लाएंगे तभी इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 5 आ जाए और 8 को जोड़े। ठीक है, 8 5 क्या होता है, 13 होता है, परंतु अगर 8 को हम पहले लिख दें और 5 को बाद में, तभी 8 5 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो मतलब योगफल जो आएगा वो क्या आ रहा है, सामान्य आ रहा है, तो क्रम विनिमय नियम का यह पालन कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, बस अंतिम ये लास्ट टॉपिक है, सहचार्य नियम। ठीक है, तो सहचार्य नियम क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, समझ जाइए। और ठीक है, सहचार्य का नियम। ठीक है, तो याद रखेंगे सहचार्य का नियम क्या है, तो इसे हम देखेंगे। ठीक है, सहचार्य का नियम क्या कहता है, तो याद रखेंगे सहचार्य का नियम क्या कहता है। ठीक है, सहचार्य के नियम, सहचार्य का नियम। ठीक है, सहचार्य का नियम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सहचार्य का नियम बताता क्या है, सहचार्य का नियम हमें ये बताता है कि कहता है सहचार्य के नियम कि मान लीजिए 3 संख्याएं, समझिएगा। ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए 3 संख्याएं, मान लीजिए 4 8 और 3, ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं, और ये सहचार्य नियम कहता है कि यदि हम 4 और 8 को, ठीक है, 4 और 8 को हम योग करें, मतलब इनको जोड़ें। ठीक है, उसके बाद मतलब 4 8 का योग में हम 3 को जोड़ दें। ठीक है, 3 को जोड़ दें तो जो योगफल आएगा, ठीक है, वही योगफल, मतलब इसको योग करके उसके बाद 3 को जोड़ें तो जो योगफल आएगा, ठीक है, जैसे मतलब कहने का मतलब 4 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या गया, 4 8 12 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस के चिन्ह है तो प्लस देंगे और फिर से 3, मतलब 12 3 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है सहचार्य के नियम कि जो 4 8 जो है, 4 8 का योग करेंगे उसके बाद 3 जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वही योगफल इन तीनों को जोड़ने पर भी प्राप्त होगा, मतलब 4 8 और 3 को जोड़ने पर भी क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो बात तो सही कह रहा है। देखिए दोनों का योगफल सामान्य आ रहा है कि नहीं, मतलब कह रहा है कि अगर कोष्ठ लगाकर अगर सबसे पहले हम इन दोनों का योगफल करें, ठीक है, 4 8 का योग कर दें, उसके बाद 3 को जोड़ें तभी योगफल उतना ही आएगा, जबकि हम तीनों को एक साथ जोड़ें तभी योगफल उतना ही आएगा। ठीक है, तो यही सहचर्य का नियम आपको कहता है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बोलने में अभी थोड़ा सा शुरुआती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अनुसार जाकर पढ़िए। ठीक है, कोई भी आपको टॉपिक समझना हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ठीक है, फिजिक्स हो, क्लास 9 10 11 12, ठीक है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़िए। ठीक है, जो भी चैप्टर अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जा सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, जो भी चैप्टर का नाम है उसको नाम डालिए। ठीक है, तो उसको चैप्टर का नाम डालिए। ठीक है, जैसे परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, ठीक है, परमाणु संरचना है तो इसको डालिए परमाणु संरचना। उसके बाद चैनल का नाम लिखिए। ठीक है, चैनल का नाम लिखिए और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट, अगर प्लेलिस्ट के अनुसार आपको रिक्वेस्ट है पढ़िए तो प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट आप डाल दीजिए, आपको वीडियो अच्छे से मिल जाएगा, आप उससे जाकर आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसे नहीं हो सकता है तो भैया कभी कभी पता चल जाता है, जैसे कि आपको केमिस्ट्री में मान लीजिए समस्थानिक पढ़ना है,
ठीक है। समस्थानिक ही पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप समस्थानिक लिखिए, चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक ना समझ में आया तो उसका नाम लिखिए, चैनल का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा। या अगर आप किसी भी चैप्टर को बेसिक टू हाई पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहते हैं, तो उसको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम देखेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।